नमस्कार और स्वागत है इस खास बातचीत में। आज हम कानून की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो शायद रोजमर्रा की खबरों में ना हो, लेकिन जिसका असर हम सब पर, मतलब हमारी स्वतंत्रता और न्याय पाने के अधिकार पर सीधे सीधे पड़ता है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा और काफ़ी अहम आदेश है। ये 21 जनवरी 2025 का है और मामला है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई व अन्य। ये केस तो वैसे भी पिछले कुछ सालों में जमानत कानूनों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर काफी चर्चा में रहा है ना? जी बिल्कुल, और ये केस लगातार चल रहा है क्योंकि इसमें जमानत को लेकर बहुत अहम दिशा निर्देश दिए गए थे पहले भी। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस लेटेस्ट आदेश के जो जरूरी हिस्से हैं उन्हें समझें। खास तौर पर पुलिस नोटिस कैसे भेजे, इस पर कोर्ट ने क्या साफ किया है और कैसे कोर्ट ये पक्का कर रहा है कि उसके पुराने निर्देश असल में लागू हों। तो चलिए इसको ठीक से समझते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई एक नया फैसला नहीं है। ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने ही बड़े फैसलों को, जैसे 2022 वाला सत्येंद्र अंतिल जजमेंट था, उसको जमीन पर उतारने के लिए कितनी निगरानी कर रहा है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सिर्फ कह देना काफी नहीं होता। और इस आदेश में आप देखेंगे लगभग सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट्स की बात है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सुनवाई हो क्यों रही थी। मतलब आपने बताया कि ये सत्येंद्र अंतिल केस से जुड़ा है, पर इस खास दिन कोर्ट के सामने क्या मुद्दा था? जी देखिए, ये सुनवाई असल में जो 2022 का बड़ा फैसला था सत्येंद्र अंतिल मामले में, उसमें जो गाइडलाइंस दी थी कोर्ट ने, उनके पालन यानी कंप्लायंस की समीक्षा के लिए थी। उस फैसले में जमानत के असूल और सीआरपीसी की धारा 41 और 41A, मतलब गिरफ्तारी और नोटिस की प्रक्रिया, इस पर बहुत साफ निर्देश थे। तो अब कोर्ट ये देख रहा था कि भाई 2 साल से ज्यादा हो गए, राज्य सरकारें, पुलिस और हाईकोर्ट्स खुद कितना अमल कर रहे हैं इन पर। और इस काम में कोर्ट की मदद कर रहे हैं न्याय मित्र यानी अमिकस क्यूरे, सीनियर एडवोकेट श्री सिद्धार्थ लूथरा। उन्होंने ही एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की थी। ये रिपोर्ट राज्यों, यूटीज और हाईकोर्ट से जो हलफनामे आए थे उनके विश्लेषण पर आधारित थी। अच्छा, तो ये एक तरह का फॉलो अप है। कोर्ट चेक कर रहा है कि जो नियम बनाए थे वो कागज पर ही तो नहीं रह गए, वो थानों तक, निचली अदालतों तक पहुंचे भी हैं या नहीं। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर अच्छे नियम भी लागू होने में दिक्कत आती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जुडिशियल प्रोसेस की इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी दोनों के लिए जरूरी है। अगर कोर्ट अपने ही निर्देशों का पालन ना करवा पाए तो फिर उनका मतलब ही क्या रह जाएगा। न्याय मित्र की रिपोर्ट में कई बातें थीं जिनका जिक्र इस आदेश में है। एक मुद्दा जो काफी दिलचस्प लग रहा है, शायद इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, वो ये कि पुलिस नोटिस कैसे तामील कर रही है, खासकर सीआरपीसी की धारा 41A के तहत। जरा समझाएंगे ये धारा 41A क्या है और इसमें नोटिस तामील का क्या मसला उठा? हाँ, ये प्रक्रिया के हिसाब से बहुत अहम है। देखिए, धारा 41A सीआरपीसी, जो अब नए कानून बीएनएसएस में धारा 35 हो गई है, वो ये कहती है कि जिन मामलों में गिरफ्तारी एकदम जरूरी नहीं है, खासकर जहां सजा 7 साल तक की है, वहां पुलिस अफसर सीधे गिरफ्तार करने के बजाय पहले एक नोटिस देगा, आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाएगा। ये मतलब व्यक्ति की आज़ादी बचाने के लिए एक अहम सेफगार्ड है। अब न्याय मित्र ने कोर्ट को बताया कि कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा का नाम आया, पुलिस डिपार्टमेंट्स ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए थे। इन ऑर्डर्स में पुलिस अधिकारियों को इजाजत दे दी गई थी कि वो धारा 41A या नई धारा 35 का नोटिस व्हाट्सएप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से भेज सकते हैं। अच्छा, मतलब आसानी के लिए व्हाट्सएप यूज करने लगे। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई? आजकल तो बहुत सी सरकारी जानकारी भी ऑनलाइन ही भेजी जाती है। दिक्कत ये आई, और न्याय मित्र ने इसी पर जोर दिया, कि कई मामलों में व्हाट्सएप पर नोटिस भेजने के बाद भी जो आरोपी थे वो जांच अधिकारी के सामने आए ही नहीं। और उससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी कि जिन अफसरों ने नोटिस भेजने का कानूनी तरीका नहीं अपनाया, मतलब व्हाट्सएप का रास्ता लिया, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं हुआ। तो सवाल ये उठा कि क्या ऐसे भेजा गया नोटिस कानूनी तौर पर वैध तामील या सर्विस माना जाएगा। ये वाकई थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है, चीजें आसान करती हैं, तेज करती हैं, दूसरी तरफ कानून की प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? क्या व्हाट्सएप नोटिस को वैलिड माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ और कह सकते हैं सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला दिया, राकेश कुमार बनाम विजयंता आर्या।
और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने 2022 वाले सत्येंद्र अंतिल फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट के इस नजरिए को सही ठहराया था। और वो नजरिया क्या था? वो ये कि सीआरपीसी का जो चैप्टर वी है, जो समन और नोटिस तामील करने के तरीके बताते हैं, जैसे पर्सनल देना, घर पे किसी बड़े मर्द सदस्य को देना या घर पर चिपकाना, वही तरीके धारा 41A या नई धारा 35 के नोटिस के लिए मान्य हैं। कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि इस लिस्ट में व्हाट्सएप, ईमेल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक तरीका शामिल नहीं है। लिहाजा धारा 41A35 के तहत व्हाट्सएप या ऐसी किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजा गया नोटिस कानून की नज़र में वैध तामील नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब चाहे हमें लगे कि हाँ भाई सामने वाले को पता चल गया है, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई तो वो तामील मानी ही नहीं जाएगी। ये टेक्नोलॉजी के जमाने में भी प्रक्रिया के महत्व को दिखाता है, खासकर जब बात किसी की गिरफ्तारी या आजादी से जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल, कोर्ट का पूरा जोर प्रोसीजरल गारंटीज और व्यक्ति के अधिकारों पर है। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर कोई ये कहे कि भाई नया कानून BNSS तो अपनी धारा 532 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है जांच वगैरह में। हाँ, ये तर्क आ सकता है। जी, तो कोर्ट ने कहा कि ये तर्क भी धारा 35 के नोटिस पर लागू नहीं होगा। उनके मुताबिक धारा 532 एक आम प्रावधान है, लेकिन धारा 35 के नोटिस की तामील के लिए चैप्टर 6 की खास प्रक्रिया का पालन करना ही होगा, उसे टाला नहीं जा सकता। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है, धारा 41A या नई धारा 35 का नोटिस पुराने स्थापित तरीकों से ही देना होगा। अच्छा, क्या कोर्ट ने ये बात सिर्फ इसी एक धारा के लिए कही या इसका दायरा और भी बढ़ाया? नहीं, कोर्ट ने इसे और साफ करते हुए आगे बढ़ाया। उन्होंने निर्देश दिया कि यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल 2 और अहम धाराओं पर भी लागू होगा। पहली, सीआरपीसी की धारा 160, नई BNSS की धारा 179। इसके तहत पुलिस गवाहों को बयान के लिए बुलाती है। और दूसरी, सीआरपीसी की धारा 175, नई BNSS की धारा 195, जिसके तहत किसी को कोई दस्तावेज या चीज पेश करने को कहा जाता है। इन दोनों धाराओं के नोटिस भी अब सिर्फ कानून में दिए गए पारंपरिक तरीकों से ही तामील होंगे, व्हाट्सएप या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नहीं। बाप रे, तो ये तो पुलिस के काम करने के तरीके पर काफी बड़ा असर डालेगा। उन्हें अब ये पक्का करना होगा कि इन तीनों तरह के नोटिस, मतलब 41A, 160 और 175 वाले, वो पुराने तरीकों से ही भेजें। चलिए, ये तो हुई नोटिस भेजने की बात, पर कोर्ट ने सिर्फ नियम बताकर ही तो नहीं छोड़ा होगा। इन नियमों का पालन हो, ये कैसे पक्का किया जाएगा? असल चुनौती तो यहीं आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नियम बनाना एक बात है, उन्हें लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए न्याय मित्र ने एक और जरूरी मुद्दा उठाया था, एक संस्थागत निगरानी तंत्र, मतलब इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की जरूरत। असल में कोर्ट ने अपने एक पिछले आदेश में 6 अगस्त 2024 वाले में ये सुझाव भी दिया था कि सभी राज्य और हाई कोर्ट्स, मेघालय हाई कोर्ट ने जो एक मॉडल हलफनामा बनाया है, उसका इस्तेमाल करें ताकि सत्येंद्र अंतिल निर्देशों के पालन की रिपोर्टिंग एक जैसे फॉर्मेट में हो। अच्छा, तो एक स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट की बात पहले हो चुकी थी। इस ताज़ा आदेश में निगरानी को लेकर क्या नया है? इस आदेश में कोर्ट ने निगरानी के तंत्र को और मजबूत किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी हाई कोर्ट्स में जो पहले से कमेटियां बनी हुई हैं, जिनका काम ही है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, ensuring the implementations of the decisions of the apex court, वो कमेटियां अब हर महीने मीटिंग करेंगी। हर महीने? अरे, ये तो काफी एक्टिव निगरानी लगती है। इन मीटिंग्स में होगा क्या? क्या ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठे करेंगे या कुछ ठोस काम भी होगा? क्योंकि कई बार कमेटियां बस कागजी खाना पूरी बन जाती हैं। ये चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन कोर्ट के निर्देश से लगता है कि उनका इरादा इसे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनाना नहीं है। इन मासिक बैठकों का मकसद होगा सत्येंद्र अंतिल केस में दिए गए और भविष्य में दिए जाने वाले सभी निर्देशों का इम्प्लीमेंटेशन लगातार रिव्यू करना। ये कमेटियां पक्का करेंगी कि राज्य सरकारें, DGP ऑफिस और निचली अदालतों के लेवल पर इन निर्देशों का पालन हो रहा है। इतना ही नहीं, इन कमेटियों को ये जिम्मेदारी भी दी है कि वो संबंधित अधिकारियों से महीने की कंप्लायंस रिपोर्ट्स टाइम पर लें और उनको रिव्यू करें। ये एक तरह से सिस्टम के अंदर ही लगातार चेक और बैलेंस बनाने की कोशिश है ताकि जवाबदेही तय हो। समझ गए। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी नहीं, बल्कि हाई कोर्ट्स को भी अपने अपने राज्यों में जमीनी हकीकत पर नजर रखने और सुधार पक्का करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग मॉडल लग रहा है। बिल्कुल,
मकसद यही है कि सुधार ऊपर से नीचे तक पहुंचे और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया बने। नोटिस और निगरानी के अलावा न्याय मित्र ने एक और बहुत ही संवेदनशील और मानवीय मुद्दा भी उठाया था, जिसका जिक्र आदेश के शुरू में ही है। ये विचाराधीन कैदियों यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यूटीपीज की रिहाई से जुड़ा है। क्या था ये मामला? हाँ, ये न्याय मित्र का पहला सुझाव था और ये उन हजारों कैदियों की हालत से जुड़ा है जो जेलों में सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास जमानत की शर्तें पूरी करने के पैसे या साधन नहीं है। सुझाव ये था कि ऐसे अंडर ट्रायल कैदी जिन्हें कोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो जमानत के लिए मुचलका यानी कोई जमानतदार या गारंटी देने वाला व्यक्ति या प्रॉपर्टी नहीं दे पा रहे हैं, और जिन्होंने जमानत की शर्तों में नरमी के लिए सीआरपीसी की धारा 440, नई बीएनएसएस धारा 484 के तहत अर्जी भी नहीं दी है, उनके मामलों पर विचार किया जाए। खास सुझाव ये था कि क्या ऐसे कैदियों को उनके आधार कार्ड के डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद पर्सनल बॉन्ड पर यानी उनके खुद के वचन पर रिहा किया जा सकता है। अरे, ये तो बहुत ही अहम सुझाव है। अगर ऐसा हो पाए तो शायद बहुत से गरीब कैदी जिन्हें जमानत मिल भी गई है वो जेल से बाहर आ सकेंगे। इस पर कोर्ट का क्या कहना था? क्या इसे मान लिया गया? देखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा, जो देश में लीगल एड की सबसे बड़ी बॉडी है, उन्होंने अपने हलफनामे में कहा कि उन्होंने इस सुझाव को नोट कर लिया है, लेकिन इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। न्याय मित्र ने खुद कोर्ट से कहा कि उन्हें इस प्रस्ताव की प्रैक्टिकलिटी और इसे लागू करने के तरीके पर नालसा के वकील के साथ और सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ताकि एक वर्केबल प्लान बन सके। इसलिए कोर्ट ने इस मुद्दे को फिलहाल अगली सुनवाई तक टाल दिया है। अच्छा, तो उम्मीद है कि अगली सुनवाई में इस पर कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जस्टिस सिस्टम पर एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या किसी की गरीबी उसे जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहने पर मजबूर कर सकती है? निश्चित रूप से ये एक गंभीर मसला है और इस पर आगे और क्लैरिटी आनी जरूरी है। ठीक है, तो कोर्ट ने नोटिस पर निर्देश दिए, निगरानी का सिस्टम बनाया, यूटीपीज के मुद्दे पर विचार चल रहा है, लेकिन अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन निर्देशों का पालन करने में कोताही बरते तो क्या कोर्ट ने जवाबदेही तय करने या सख्ती बरतने का भी कोई संकेत दिया? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने कंप्लायंस को लेकर अपनी गंभीरता बहुत साफ जाहिर की है। आदेश में खास तौर पर 2 मिसालें दी गई हैं। पहला, मिजोरम राज्य ने अपना कंप्लायंस एफिडेविट कोर्ट की दी हुई डेडलाइन के काफी बाद फाइल किया। दूसरा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश ने तो और भी ज्यादा लापरवाही दिखाई। उन्होंने मई 2023 में जो अपना पुराना एफिडेविट दिया था वो ही दोबारा जमा कर दिया। उसमें ताजा स्थिति और नए निर्देशों के पालन का कोई जिक्र ही नहीं था। क्या पुराना हलफनामा दोबारा जमा कर दिया? इस पर तो कोर्ट यकीनन नाराज हुआ होगा। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने इस पर नाखुशी जाहिर करते हुए लक्षद्वीप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्हें 2 हफ्ते का आखिरी मौका दिया गया है कि वो सारे निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और एक नया, सही और डिटेल्ड कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करें। और अगर लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 हफ्तों में भी ये नहीं करता है तब क्या होगा? तो कोर्ट ने साफ कह दिया है कि लक्षद्वीप के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी, उन्हें अगली सुनवाई यानी 18 मार्च 2025 को खुद कोर्ट के सामने हाजिर होना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कड़ा कदम है और ये दिखाता है कि कोर्ट अब कंप्लायंस में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सीधी सीधे एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप अफसर को जवाबदेह बनाता है। ये वाकई एक मजबूत संदेश है। इससे बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सिग्नल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देशों को लेकर सीरियस है। क्या सभी के लिए कोई टाइमलाइन तय की गई है? हाँ, कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वो इस आदेश में जो खास निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आदेश में ए से डी तक लिखा है, जिसमें नोटिस सर्विस और मॉनिटरिंग कमेटी वाले निर्देश शामिल हैं, उनका पालन अगले 3 हफ्तों में पक्का करें और इसके बाद अगले 4 हफ्तों के अंदर इस पालन का एक डिटेल्ड एफिडेविट एक स्पेशल ईमेल आईडी complianceinantal@gmail.com पर भेजें ताकि न्याय मित्र अगली सुनवाई से पहले उन सबको पढ़ सके। अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च 2025 दोपहर 2 बजे रखी गई है और कोर्ट ने यह भी जोड़ा है कि अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उचित परिणाम भुगतने होंगे। तो कुल मिलाकर ये आदेश सिर्फ निर्देश देकर नहीं रुकता, बल्कि उनके पालन को पक्का करने के लिए निगरानी, जवाबदेही और टाइमलाइन का एक पूरा ढांचा तैयार करता है। बिल्कुल, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को अब समेटते हैं। इस अहम अदालती आदेश से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं।
पहली और सबसे बड़ी बात, पुलिस अब सीआरपीसी की धारा 41A, नई धारा 35, धारा 160, नई धारा 199 और धारा 175, नई धारा 195 के तहत नोटिस भेजने के लिए व्हाट्सएप या किसी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकती। कानून में जो पारंपरिक तरीके बताए गए हैं उन्हीं का पालन करना होगा। मतलब प्रक्रिया की शुद्धता सबसे ऊपर है। दूसरी अहम बात यह है कि देश के सभी हाई कोर्ट्स को अब ज्यादा एक्टिव रोल निभाना होगा। उन्हें हर महीने मीटिंग करके और महीने की रिपोर्ट के जरिए ये पक्का करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जमानत और गिरफ्तारी से जुड़े निर्देश, खासकर सत्येंद्र अंतिल वाले, जमीनी स्तर पर ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। इससे मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ेंगी। और तीसरा, विचाराधीन कैदियों की रिहाई से जुड़ा वो अहम मुद्दा, यानी जमानत मिलने पर भी मुचलका न दे पाने वालों को आधार वेरिफिकेशन के बाद पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ने का प्रस्ताव, वो अभी विचाराधीन है। इस पर अगली सुनवाई में शायद और कुछ साफ हो। ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि कानूनी सुधारों का ऐलान करना एक बात है और उन्हें देश के हर कोने तक पहुंचाना और असल में लागू करवाना बिल्कुल दूसरी। ये एक लगातार चलने वाली काफी पेचीदा प्रक्रिया है जिसमें न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट की लगातार निगरानी और दखल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प मोड़ पर भी छोड़ जाता है। देखिए, एक तरफ हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो हमें गजब की तेजी और सुविधा देती है, जैसे व्हाट्सएप से फटाफट नोटिस भेजने की ताकत। दूसरी तरफ कानून की प्रक्रियाएं हैं जो शायद थोड़ी धीमी या बोझिल लगें, लेकिन जिनका मकसद है सटीकता, निष्पक्षता और सबसे बढ़कर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो इन दोनों के बीच, यानी मॉडर्न सुविधा और स्थापित कानूनी गारंटी के बीच सही बैलेंस कैसे बने, ये कश्मकश शायद सिर्फ कानूनी नोटिस तक ही नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के कई और हिस्सों पर भी लागू होती है। या शायद सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि भारत जैसे इतने बड़े और विविध एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट जैसे टॉप संस्थान के दिए गए अच्छे निर्देशों को हर पुलिस स्टेशन, हर निचली अदालत तक उसी भावना और मकसद के साथ पहुंचाने और लागू करवाने में असली दिक्कतें क्या हैं? क्या सिर्फ कोर्ट की निगरानी काफ़ी है या हमें इन दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ और गहरे संस्थागत बदलावों के बारे में भी सोचना होगा? यकीनन सोचने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है। आज की इस गहरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।